हेलो व्यूअर्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम वीडियो लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। यदि आप 2023 में मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम देने वाले परीक्षार्थी हैं तो भी यह उपयोगी साबित होने वाला है, और यदि आप शिक्षक हैं और हेड टीचर का फॉर्म भरे हुए हैं और आगे परीक्षा में बैठने वाले हैं तो यहाँ से 10 नंबर का आपका प्रश्न उस प्रधान शिक्षक परीक्षा में भी आने वाला है। तो छात्र और शिक्षक दोनों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के भूगोल के अध्याय फर्स्ट के भारत संसाधन एवं उपयोग का ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे व्याख्या के साथ, क्योंकि आपको याद होने के साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए ताकि परीक्षा तक आपको याद रह सके। तो वीडियो में बिना देरी किए हुए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो आपने पढ़ा होगा संसाधन चैप्टर में कि उपलब्धता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो कोयला जो है वह अनवीकरणीय संसाधन है, अर्थात कोयला का इस्तेमाल जब हम एक बार करेंगे तो वह समाप्त हो जाएगा, इसलिए कोयला अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा जो संसाधन है वह है पुनः पूर्ति योग्य, अर्थात सौर ऊर्जा का कितना भी हम खपत करेंगे तो उसकी पूर्ति होती रहेगी, वह समाप्त होने वाला संसाधन नहीं है। अतः सौर ऊर्जा जो है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। अगला प्रश्न है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा को अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है? तो तट रेखा से जो है 200 NM यानी 200 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? यानी डाकुओं की अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है? तो जब हम संसाधनों का अनियोजित विदोहन करते हैं, यानी अनियोजित ढंग से जब संसाधनों का हम दुरुपयोग करते हैं तो उसे डाकुओं की अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है हमारा कि समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित होती है? तो समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के 19.2 किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित होती है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण जो है वह है अधिक सिंचाई, यानी पंजाब में अधिक सिंचाई के कारण भूमि निम्नीकरण हुआ है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि होता है जो सीढ़ीनुमा पहाड़ी इलाकों में सीढ़ीनुमा ढाल बनाकर पहाड़ों पर जो खेती की जाती है उसे हम सोपानी कृषि कहते हैं। तो उत्तराखंड में पहाड़ी इलाका है, इसलिए उत्तराखंड में सोपानी कृषि की जाती है। तो सोपानी कृषि की जाती है उत्तराखंड में, हमारा आंसर होगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो जैसा कि नाम ही है मरुस्थलीय मृदा, तो हम सबको पता है कि मरुस्थल भारत में सबसे अधिक राजस्थान में है, इसलिए स्वाभाविक है कि मरुस्थलीय मृदा का सर्वाधिक विस्तार जो होगा वह राजस्थान में होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला जो रसायन है
उसका नाम है एंड्रीन। एंड्रीन जो होता है वह मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन होता है। हमारा अगला प्रश्न है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? यानी काली मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो काली मृदा को रेगुर मृदा या रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, जो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? यानी पृथ्वी के बृहद क्षेत्र में जल है, इस कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो नीला ग्रह कहा जाता है। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो कुल जल का जो महासागरों में निहित भाग है वह है 96.6%। यानी महासागरों में कुल जल का 96.6% भाग सिर्फ महासागरों में ही निहित है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। अगला प्रश्न है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो प्राणियों के शरीर में जल की प्रतिशत मात्रा जो निहित होती है वह करेक्ट आंसर हमारा होगा 65%। यानी प्राणियों के शरीर में 65% जल होता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो बिहार में अति जल दोहन के कारण आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा है। आगे देखेंगे। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? सबसे पहले यह हमको जानना होगा कि हमारा जो NCERT SCERT का किताब होता है वह पुराना होता है, तो उस समय के आंकड़े प्रश्न में दिए गए होते हैं। आमतौर पर परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी एक्सेप्शन में कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए उस समय के आंकड़े ही इसमें ऑप्शन में रहेंगे और उसका ही जवाब हमको देना होगा। तो प्रश्न है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो ये हमारा आंसर होगा 19.27। 19.27% क्षेत्र में वन का विस्तार था 2001 के अनुसार। अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? तो अभी थोड़ा सा आंकड़ा तो बढ़ गया होगा, लेकिन पहले के अनुसार जो आंसर है वह करेक्ट आंसर है 20.60%। हालांकि कुछ गाइड में 20.55% भी दिया हुआ है, लेकिन 20.60% होगा। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो इसका राइट आंसर होगा 7। बिहार में 7% भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, जबकि यह प्रतिशत होना चाहिए 33.3% होना चाहिए, लेकिन है सिर्फ 7%। अगला प्रश्न है हमारा, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में ही सिर्फ वन का प्रतिशत जो है वह 60.11% है। यानी चौथा ऑप्शन इसमें राइट होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो भारत में मध्य प्रदेश में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश। अगला सवाल है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से
वनों को वर्गीकृत किया गया है 3 वर्गों में। चलिए आगे देखते हैं। 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? तो इसका राइट आंसर है 26,200 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो संविधान की धारा 21 का जो संबंध है वह वन्य जीवों एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। अगला प्रश्न है, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो एनजीओ के वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में जो था 4 अरब हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो 1968 में जो कन्वेंशन हुआ था उसका नाम था अफ्रीकी कन्वेंशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, अफ्रीकी कन्वेंशन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? यानी घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल और कछुआ, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा है जो सिर्फ भारत में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घड़ियाल। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि यदि घड़ियाल ऑप्शन में है तो घड़ियाल मारेंगे, यदि घड़ियाल नहीं दिया है, कोई अन्य जीव का नाम दिया है और डॉल्फिन दिया है तो डॉल्फिन होगा, लेकिन घड़ियाल दिया है तो ऑप्शन घड़ियाल होगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो हम सभी जानते हैं भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मयूर। मयूर दे सकता है या मोर दे सकता है, तो राइट आंसर मयूर है। हमारा अगला प्रश्न है, मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार क्या है, कहाँ है? यानी मैंग्रोव्स वन का जो विस्तार है वह कहाँ है? तो यह है सुंदरबन में। टेक्सोल का उपयोग किस में होता है? मलेरिया में, एड्स में, कि कैंसर में, कि टीबी के लिए? तो हमारा राइट आंसर है कैंसर में। टेक्सोल क्या होता है कि यौ प्रजाति का एक पेड़ होता है, उसका एक जहरीला बीज होता है, उससे दवा बनाकर कैंसर का उपचार किया जाता है। तो कैंसर के उपचार में ही टेक्सोल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, चरक का संबंध किस देश से था? तो चरक का संबंध जो था वह भारत से था। चरक के बारे में जानते होंगे, चरक ने जो है चरक संहिता लिखी थी, आयुर्वेद के बहुत बड़े ऋषि थे। तो चरक का संबंध जो है भारत से है। चलिए आगे देखते हैं। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इसके लिए कोई शुल्क नहीं लगता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। चैनल नया है लेकिन अनुभव पुराना है, इसलिए इस चैनल पर आने वाले हर वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले हैं। और यदि आप 2023 में मैट्रिक की परीक्षा देने जा रहे हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। समय कम बचा है, इतना ही दिन में सारे विषयों के ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ आपके लिए लाने की कोशिश हमारे द्वारा की जाएगी। और यदि आप शिक्षक साथी हैं और प्रधान शिक्षक की परीक्षा देने वाले हैं तो प्रधान शिक्षक के सोशल साइंस से लेकर सभी विषयों डीएलएड तक की तैयारी इस चैनल पर आपको कराई जाएगी। इसलिए जितना जल्दी हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आप तक पहुंच जाए। वीडियो पहले पूरा देखें, वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि इसका फ़ायदा उन तक भी पहुंचे। और किस विषय पर और वीडियो बनाना चाहिए, वीडियो में क्या सुधार करना चाहिए, इसके संबंध में आप ज़रूर हमें कमेंट करेंगे, ताकि हर वीडियो में अपेक्षित सुधार की जा सके।
चलिए फिर वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में लगभग कितने खनिज पाए गए हैं? तो भारत में लगभग 100 प्रकार के भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? ऑप्शन है मैग्नीज, अबरख, बॉक्साइट और चूना पत्थर। तो जो लौह युक्त खनिज का उदाहरण है वह है मैग्नीज। मैग्नीज जो होता है वह लौह युक्त खनिज होता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? ऑप्शन है सोना, टीन, अबरख और ग्रेफाइट। तो अधात्विक जो खनिज है वह है आपका अबरख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? तो लोहा को उद्योगों की जननी माना जाता है, क्योंकि कोई भी उद्योग बैठाने के लिए मशीनरी का हमको ज़रूरत होगा और कोई भी मशीनरी लोहा से ही बनेगी, इसलिए लोहा को उद्योगों की जननी माना जाता है। कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो लौह अयस्क का प्रकार जो हमारा है वह है हेमेटाइट। इसका राइट आंसर हेमेटाइट होगा। हेमेटाइट लौह अयस्क है एक प्रकार का। अगला प्रश्न है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो सबसे बड़ा जो लौह उत्पादक राज्य है वह है आपको उड़ीसा। उड़ीसा में लगभग 44% लौह का उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह का उत्पादन करता है? तो लगभग 18 पॉइंट कुछ करता है। ऑप्शन में 20 है तो हम 20 लगाएंगे। छत्तीसगढ़ भारत का 20% लौह अयस्क का उत्पादन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो फिलहाल स्थान तो बदला है, लेकिन किताब के अनुसार आपके तृतीय स्थान है मैग्नीज के उत्पादन में। वर्तमान में जो है प्रथम स्थान दक्षिण अफ्रीका का है। अगला प्रश्न है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 1 टन इस्पात बनाने के लिए 10 किलोग्राम मैग्नीज की ज़रूरत होगी। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ऑप्शन है लौह अयस्क, मैग्नीज, टीन और तांबा। तो ध्यान रखेंगे, लोहा का भी उत्पादन उड़ीसा में होता है, लेकिन सबसे अधिक पूछ रहा है किसका होता है, तो मैग्नीज का उत्पादन जो है सबसे अधिक उड़ीसा में होता है। अगला प्रश्न है हमारा, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? यानी एल्युमिनियम का अयस्क आपको बताना है। ऑप्शन है मैग्नीज, टीन, लोहा और बॉक्साइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा बॉक्साइट। एल्युमिनियम बनाने के लिए आपको बॉक्साइट की ज़रूरत होगी। अगला प्रश्न है, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो ये भी उसी समय का प्रश्न है, तो इसके ऑप्शन के अनुसार होगा देश में तांबे का कुल भंडार जो है 125 करोड़ टन है। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार झारखंड में, यानी बिहार और झारखंड दोनों राज्य में मिलाकर देश का कितना प्रतिशत अबरख का उत्पादन होता है? तो पूरे भारत में सिर्फ बिहार और झारखंड मिलकर अबरख का 80% उत्पादन करते हैं। कितना? 80%। अगला प्रश्न है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग के लिए सबसे प्रमुख जो कच्चा माल है वह है चूना पत्थर। चूना पत्थर सीमेंट के निर्माण में लगता है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो खनिज तेल का जो सबसे विशाल भंडार है वह है असम में। अगला प्रश्न है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था तारापुर में। उसके बाद है, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो जैसा कि हमने बताया था कि अनवीकरणीय का मतलब होता है कि एक बार इस्तेमाल करने के बाद उसकी फिर से प्राप्ति नहीं की जा सकती है। तो कोयला जो है वह अनवीकरणीय है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण क्या है? तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो होते हैं वे प्राथमिक ऊर्जा के उदाहरण है, और यहाँ पूछ रहा है उदाहरण नहीं है। तो विद्युत जो है वह प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। हमेशा परीक्षा में यह ध्यान रखते हैं, प्रश्न को
ध्यान से पढ़ते हैं कि उदाहरण है पूछ रहा है या कि नहीं है। सीधा देखेंगे उदाहरण है देख लेंगे, कोई देख लेंगे कोयला पेट्रोलियम किसी में मार देंगे तो वहीं पे गलत हो जाता है। देखेंगे नहीं है यानी ध्यान से इसको देखेंगे। अगला प्रश्न है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है, यानी जो पुराना स्रोत नहीं है ऊर्जा का, तो इसका राइट आंसर होगा सौर ऊर्जा, यानी सौर ऊर्जा का इस्तेमाल हम पहले से नहीं करते थे। अगला प्रश्न है हमारा कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था। तो गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण जो हुआ था वह 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। कितना? 20 करोड़ वर्ष पूर्व जो है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है। तो कोयला सबसे अधिक झारखंड में होता है, हमेशा याद रखेंगे। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है, यानी कोयले के कई प्रकार होते हैं, उसमें सबसे सर्वोत्तम कौन होता है, तो एंथ्रासाइट होता है। एंथ्रासाइट कोयले में जो है लगभग 85% कार्बन की मात्रा होती है, इसीलिए सबसे सर्वोत्तम किस्म का कोयला एंथ्रासाइट होता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। तो मुंबई हाई प्रसिद्ध है खनिज तेल हेतु। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना असम के दिगबोई में है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो जो प्राकृतिक गैस होता है वह पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो भाखड़ा नंगल परियोजना जो है सतलज नदी पर स्थित है। और आपके लिए यहाँ एक होमवर्क रहेगा कि कमेंट में आप बताएं कि भाखड़ा नांगल परियोजना तो सतलज नदी पर है और हीराकुंड परियोजना, क्योंकि ये दो परियोजनाएं भारत की सबसे फेमस परियोजना है। तो भाखड़ा नांगल सतलज पर है तो हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे नदी घाटी परियोजना जो बड़ी है वह है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना सबसे बड़ी परियोजना है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन सा है। तो बिहार में जो ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण बरौनी है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है। तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है जादूगोड़ा। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है। तो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह जो है वह तारापुर है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो सौर ऊर्जा का विकास स्वाभाविक है कि राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, तो राजस्थान में ही सौर ऊर्जा का विकास सबसे अधिक होगा। अगला प्रश्न है ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है। तो जो खंभात की खाड़ी है, यानी गुजरात के पास अरब सागर में जो खंभात की खाड़ी है वहाँ जो है सबसे अधिक संभावना है ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा के। तो आप सभी देखें सोशल साइंस भूगोल क्लास 10 का जो चैप्टर फर्स्ट का जितना ऑब्जेक्टिव सवाल है, आमतौर पर परीक्षाओं में जो चैप्टर के अंत में ऑब्जेक्टिव दिए गए रहते हैं उसी से प्रश्न आते हैं। तो चैप्टर 1 के जितने प्रश्न दिए गए थे सभी का जो है हमने आंसर देखा। आगे आपके भूगोल के सभी चैप्टर के और अन्य विषयों के सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न 100% सही उत्तर के साथ कोशिश होती है बनाने की और आपके समक्ष लाया जाएगा। तो पुनः कहूँगा कि अगर आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल नया है, अनुभव पुराना है, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के लिए ज़रूरी है तो शेयर करें कि और दोस्त भी जो है इसका फ़ायदा आपके उठा सके और
इसमें क्या क्या सुधार की आवश्यकता है, क्या इसमें किया जा सकता है, कमेंट करेंगे। और यदि आप शिक्षक साथी हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रधान शिक्षक की परीक्षा जो है अभी वर्तमान में स्थगित हो गई है, आगे होने वाली है। उस परीक्षा से संबंधित पूरी तैयारी इस चैनल पर कराई जाएगी। और साथ ही साथ अगर 2023 में आप मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब आज ही कर लें। पूरी तैयारी, परीक्षा कैसे देनी है, सारे विषयों की तैयारी से लेकर रिजल्ट तक हर अपडेट आपके पास पहुंचेगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।